नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, फ्रेंच काफ्का की कहानी है मेटामॉर्फोसिस। कहानी में एक आदमी ग्रेगोर सामसा अचानक एक सुबह उठता है तो पाता है कि वो तिलचट्टा बन चुका है। ये कहानी बड़ी मशहूर कहानी है और जब ये कहानी छपी थी तब कई लोगों ने इसकी सख्त आलोचना की थी। उनमें हार्वर्ड फास्ट जैसे उपन्यासकार और चिंतक शामिल थे जिन्हें हम सब पसंद करते हैं। आदि विद्रोही यानी स्पार्टाकस जैसे उपन्यास के लेखक, उन्होंने कहा कि आदमी किसी भी सूरत में तिलचट्टा नहीं हो सकता। यह मनुष्य की गरिमा को गिराने का काम है। लेकिन हार्वर्ड फास्ट असल में काफका को ठीक से समझ नहीं पाए। कहानी जो है कायांतरण, वो ग्रेगोर सामसा नाम के एक शख्स के तिलचट्टे में बदल जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी असल में उसके बाद शुरू होती है। ये तो बस एक युक्ति है जिससे कहानी को खोलना है। होता यह कि जब सामसा तिलचट्टे में बदल जाता है तो उसके परिवार के लोग बड़े चिंतित होते हैं। वो उसके लिए पूरा कमरा खाली कर देते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं कि उसको कोई दिक्कत ना हो। पहले तो बहुत देर उनको मुश्किल होती है समझने में कि ये तिलचट्टा ही ग्रेगोर सामसा है। धीरे धीरे बात उनकी समझ में आ जाती है। जब आ जाती है तो उसको उसका पूरा ख्याल वो रखने लगते हैं। उसकी बहन जो है सामसा की, वो देखती है कि वहां से फर्नीचर हटा दो, कहीं कोई कुचल न जाए। तो एक एक चीज उसकी कि कहीं से उसको चोट न पहुंचे, इन सब का ख्याल रखती है उसकी बहन। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, चूंकि ग्रेगोर सामसा अब अनुपयोगी है, उसका कमरा अब किसी के काम नहीं आ रहा है, धीरे धीरे इन लोगों की मानसिकता में बदलाव होता जाता है। जिस सामसा को बहुत प्यार करते थे उससे वो उकताने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। एक दिन वो घर का एक हिस्सा किराए पे देते हैं और एक दिन वो कमरा भी, और ग्रेगोर सामसा मारा जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो असल में कहानी ये थी कि जो लोग किसी वजह से अनुपयोगी हो जाते हैं, जो लोग किसी के काम नहीं आ पाते, वो तिलचट्टे जैसे बना दिए जाते हैं। उनका जीना मरना किसी के काम नहीं आता है, किसी के लिए फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो काफका की कहानी अगर आप याद करें और आज के हिंदुस्तान को देखें तो आप पाएंगे कि हमने अपने बहुत सारे बुजुर्गों को बिल्कुल तिलचट्टे में बदल दिया है। मान लिया है कि वो किसी काम के नहीं है, वो हमारा रास्ता ही रोकते हैं, वो हमारी कमाई का जरिया ही रोकते हैं। लेकिन आज ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि तिलचट्टा प्रसंग इन दिनों हमारे सार्वजनिक विमर्श में बहुत सक्रिय है। और ये कहां से शुरू हुआ है? ये सीधे सीधे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि इस देश के बहुत सारे नौजवान तिलचट्टों जैसे हो गए, कॉकरोच जैसे हो गए हैं। उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई जगह नहीं है। कुछ मीडिया में चले गए हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले गए हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए हैं और वो हर किसी पे हमला शुरू कर देते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बिल्कुल स्तब्ध करने वाली है। इस देश के नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? उनकी शिक्षा पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? उनको रोजगार के अवसर कौन नहीं दे रहा है? क्या इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं? क्या वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन के कुछ सवाल खड़े करते हैं? क्या वो मीडिया में जाके कुछ सवाल खड़े करते हैं जिससे हमारे न्याय तंत्र को अपनी बेईमानियां छुपाने में मुश्किल होती है? तो इसलिए वो तिलचट्टे हैं। तिलचट्टों को देखिए ध्यान से, तो हम उनसे जितना चिढ़ते हैं कायदे से, वो उतने ही निरीह और अवैध हैं। एक तरह से निरीह तो है ही कि वो अपना इधर उधर भटकते रहते हैं। हम जब चाहते हैं उनको उलट देते हैं और कमरे से बाहर कर देते हैं। हमारा साफ सुथरा आंगन, हमारा साफ सुथरा ड्राइंग रूम बचा रहे, कॉकरोच मारने के लिए तरीके भी आ गए हैं।
जिन कॉकरोचेस की बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनको मारने का कोई तरीका अभी तक उन्होंने विकसित नहीं किया है। शायद वो चाहते हैं कि उनको बिहा बुहार कर कमरे में उलट दें। तिलचट्टों के बारे में एक बात और है, तिलचट्टे बहुत लंबा जीवन जीते हैं। तिलचट्टों को कहते हैं कि चट्टान के नीचे दबा दो तब भी वो बचे रहते हैं, लेकिन अगर उनको उलट दो तो वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, वो किसी लायक नहीं बचते हैं। फिर उनको आप झाड़ू से घसीट कर किसी चीज से आप उनको बाहर कर सकते हैं। तो ये क्या जो हमारे समाज के नौजवान हैं, क्या उनको किसी ने उलट दिया इस तरह कि वो बेबस तिलचट्टों में बदल गए हैं? सुप्रीम कोर्ट या तमाम अदालतें इन दिनों जिस तरह के फैसले सुना रही हैं लगातार, बल्कि जहां वाकई तिलचट्टे हैं, जहां वाकई वो सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जहां वाकई वो न्याय तंत्र को गंदा कर रहे हैं, उस पर तो उनकी नजर है ही नहीं। बेशक असल में टिप्पणी उन्होंने की, ये बता देता हूं, एक वकील कोई रहा होगा जो सीनियर वकील होने की याचिका लेकर गया था, उसको उन्होंने फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए भी कहा कि इन वकीलों की डिग्री भी ठीक से चेक करनी चाहिए। ये जो काला चोगा पहने लोग आ गए हैं, इनकी डिग्री भी ठीक से चेक करनी चाहिए, क्योंकि इनकी डिग्री में उनको खोट लगता है। ये पूरी न्याय व्यवस्था, ये पूरा पढ़ाई लिखाई का तंत्र, ये सब कुछ किसका खड़ा किया हुआ है? और ये बेरोजगार नौजवान कहां से आ गए हैं? क्या जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी जो है वो ये नहीं बताती है कि उनको किसी तरह की आलोचना मंजूर नहीं है? उनको इस देश के आम लोग जो हैं खटकते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अगर नहीं तो मैं वैसे मान रहा था कि अब तक वो इस टिप्पणी के लिए माफी मांग लेंगे, लेकिन 2 दिन तो हो गए, उन्होंने इसके लिए खेद जताना जरूरी नहीं समझा है। मैं जानता हूं कि अगला स्टेप ये होगा कि वो बताएंगे कि नहीं, उनकी बात को ठीक से समझा नहीं गया, वो इस देश के युवाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, इस देश की युवा शक्ति का बड़ा सम्मान करते हैं, और उनको अगर उनकी बात गलत समझी गई तो उनको खेद है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तो कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। शायद न्याय का दंड पकड़ने की उनकी ताकत है। दिलचस्प ये कि ये वो न्यायपालिका है जो तमाम तरह के अभिव्यक्ति के सवालों को अलग अलग ढंग से निपटाती है। यानी एक छोटी सी गाली भी किसी के लिए मुकदमे का आधार बन जाती है, और किसी को जान से मारने की काम भी उस पर कोई केस नहीं होता, उसकी अपील पे उसको कहीं से कुछ माना नहीं जाता। तो हमारे न्यायतंत्र का ये हाल है। अगर ये आरटीआई नहीं होती, सूचना का अधिकार नहीं होता, तो हमारी व्यवस्था में जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता है, जिसके चलते कभी कभी हमारे जजों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे मंत्रियों को जवाबदेह होना पड़ता है, वो इतना भी नहीं होते। वो आराम से अपने साफ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठे रहते, और ये जो करोड़ों तिलचट्टे हैं उनकी निगाह में ये उनके घर में घुस नहीं पाते, ये बाहर अपना रेंगते रहते कहीं। असल में आरटीआई या मीडिया जो है अपनी सारी बुराइयों, सारी कमजोरियों, अपने सारे दुरुपयोगों के बावजूद अब तक एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें लोकतंत्र का परिसर बड़ा होता है। किसी की ड्राइंग रूम उसकी अपनी चीज, किसी का ड्राइंग रूम जो है वो उसकी जागीर नहीं हो जाता। लोकतंत्र का ड्राइंग रूम, वहां वो घुस सकते हैं, वहां वो सवाल खड़े कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की मुश्किल ये है कि वो सवाल सुनना नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कितनों पे वो अवमानना का केस लगाते हैं। ये सब भी बड़ा दिलचस्प है। पिछले 20-25 वर्षों में न्यायपालिका का रुख देखिए तो आपको पता चलेगा कि कानून की आड़ में कितने अन्यायों को शरण दी जा चुकी है। और अगर आप उनका परीक्षण कीजिए तो आप पाएंगे, अगर उनका थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की जेलों में जो आदिवासी, जो दलित, जो मुसलमान, जो अन्य पिछड़े लोग बंद हैं बरसों बरस से, वो किसी न्याय की वजह से नहीं, तरह तरह के अन्यायों की वजह से बंद हैं।
ये अन्याय बढ़ता जा रहा है, इस पर शिकायत बढ़ती जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत को जैसे ये गवारा नहीं है, वो सब पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो मुझे काफका की कहानी याद आई, लेकिन एक दूसरी कहानी भी याद आ रही है। वो मुराकामी की कहानी है। उस मुराकामी की कहानी का नाम है सामसा इन लव। इस कहानी में जो तिलचट्टा है वो ग्रेगोर सामसा हो गया है, और उसके बाद वो मनुष्य होकर वो देखना चाहता है कि कितना आरक्षित है, वो कैसे अपने आप को बचाए। ये सारे सवाल हैं। सच तो ये है जस्टिस सूर्यकांत साहब कि काफका की कहानी के कॉकरोच जो हैं वो आपके बनाए हुए हैं, और आप जो हैं इत्तेफाक से मुझे लगता है, कहने की इजाजत दीजिए कि जो मुराकामी की कहानी है जिसमें तिलचट्टा आदमी में बदल गया है, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे ही तिलचट्टे हैं जो मनुष्यों की तरह घूम रहे हैं, जो सत्ता के शिखरों पे बैठे हुए हैं, जो न्याय का दंड लेके बैठे हुए हैं और बाकी सबको तिलचट्टा बता रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।